हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th में करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे उसी का एक नया वीडियो में मिल रहे हैं। पिछले जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। और साथ ही में हमने एक रिलेशन किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I = NE/v। तो मैं दोनों एक बार ये यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास था E/τ/m। अगर मैं इसे वेक्टर ना शो करूँ तो मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पिछली वीडियो में हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के अपोजिट साइड में, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन है। चलिए, और हमने एक रिलेशन और डेराइव किया था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि हमारे पास है I = NE/dt। अब हम इन दोनों से ओम्स लॉ तक पहुंचेंगे कि चलिए हम बात करते हैं, साथ ही में हमारे टॉपिक को भी मेंशन कर देते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स। डेरिवेशन ऑफ ओम्स। तो अब ये दोनों डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है वो हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो इक्वेशन 1 से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो व्हाट वी विल गेट, I = NEA into ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा E/τ/m। तो हम देखेंगे कि I क्या हो जाएगा, N E/e² कैपिटल E into एरिया into τ/m। ओके फाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। करंट, पिछली वीडियोस अगर आपने देखी है, नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने में कोई बेनिफिट नहीं, आप इससे पहले पिछली वीडियो को देखेंगे तो आप मेरे कंटेंट को समझ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बार फिर बता देता हूँ, I जो है वो किसी कंडक्टर में से पास होने वाला करंट है, N है वहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल E जो है वो है कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, A है एरिया, τ है रिलैक्सेशन टाइम और m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए हम आगे चलते हैं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि ये हमारे पास कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया E, और वो किसके बराबर होगा, E बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ V/L। तो अगर हम इस E की जगह पर पुट करना चाहें तो I किसके बराबर आ जाएगा, NE²A/τ/m इंटू E की जगह हमने पुट कर दिया V/L। ठीक है जी, E की जगह हमने पुट कर दिया V/L। अब यहाँ से अगर हम इस करंट को इधर लें राइट साइड में और पोटेंशियल डिफरेंस यही रखें V/I, बाकी सबको अगर हम लेफ्ट में ले जाएं तो ये आ जाएगा M × L, ये दोनों ऊपर चले गए और ये जो फैक्टर है ये नीचे आ गया हमारे पास NE²A × τ। NE²A × τ। अब आप देखिए, ये जो राइट साइड है ये है रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट। इसी कंडक्टर को हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और उसमें से कितना करंट पास हो रहा है। मान लीजिए कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कुछ V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और इस वजह से इसमें करंट I फ्लो है। तो V/I का ये जो रेशो है वो लेफ्ट साइड में देखिए किसके बराबर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है और रिलैक्सेशन टाइम ये कांस्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखें तो, अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है। इट मींस ये जो लेफ्ट साइड है ये पूरी तरह से एक कांस्टेंट है और हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशो है वो एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं R यानी रेजिस्टेंस। तो ये जो हमारा फैक्टर है इसे हम बोलेंगे R और R हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, V/I will be equal to R and it is a constant और ये जो कांस्टेंट है हमारा ये है ML/NE² A/τ के बराबर। तो ये जो डेरिवेशन आ गया इसे हम बोलते हैं ओम्स। तो ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आप V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस, V पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि हमने यहाँ कंडक्टर पे सप्लाई किया, उससे कुछ करंट I फ्लो होगा और वो कह रहे हैं कि V जो है वो I और V एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी करंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई
और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट मिल जाता है r, और हम कहते हैं v/i = r। ये हमने 10th क्लास तक इस प्रकार से पढ़ा है। और अब हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है r जो है वो एक्चुअली किस रेशो को हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ml/ne² a tau को। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास ohms में। अब आप देखें कि r जो है वो किसके बराबर है, ml/ne² a tau। चलिए इसके फैक्टर्स एक्सप्लेन मैं करना चाह रहा था, पर उससे पहले मैं आपको इसी का एक वेक्टर फॉर्म भी बता देता हूँ। ohms लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, देखें हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि E जो है वो V/L के बराबर है। यहाँ हमारे पास V है, यहाँ L है। अगर मैं वापस से V/L लिखना चाहूँ इसी फार्मूले से तो ये किसके बराबर है, देखिए I को उधर ले गया, m × I, L जो है वो नीचे आ गया, और यहाँ क्या बचा ne² tau × a। ओके फाइन। पिछले वीडियो में आप करंट डेंसिटी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। करंट और एरिया का जो रेशो है उसे हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, और पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ का जो रेशो है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया करंट डेंसिटी, और हमारे पास क्या बच गया m/ne² tau, m/ne² tau। तो E will be equal to, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, and it will be equal to current density multiplied by m into ne² tau। इसे हम बोलते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये आपके रेजिस्टिविटी E = आ जाएगा ρj, E = ρj। इसे हम बोलते हैं ohms लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो आप कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ohms। कई बार इसे ऐसा भी लिखा जाता है J = 1/ρ × E। तो 1/ρ क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अभी हम चलते हैं वापस से आपको ये भी बताऊंगा कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो 1/ρ जो है वो रेजिस्टिविटी है, और इसका अगर हम उल्टा करें तो उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो J = आ जाता है σE। तो समटाइम्स दिस लॉ इज रिटन लाइक दिस, J = σE और E = ρj। तो ये हमारे पास है ohms लॉ वेक्टर फॉर्म। चलिए इसके साथ ही अब हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो अभी हमने एक फार्मूला रेजिस्टेंस का लिया, आप एक साथ में इसे मेंशन भी कर सकते हैं, अलग से एक सब टॉपिक बना सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस पर किन किन फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए आप फार्मूला चेक करें रेजिस्टेंस का, R = ml/ne² a tau। R = ml/ne² a tau। अब यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। देखिए लेंथ जो है कंडक्टर, लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। कंडक्टर आप कम लेंथ का भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेंथ का भी ले सकते हैं। तो चलिए हम एक बार के लिए इसे वेरिएबल मान लेते हैं। तो ये कंडक्टर के लिए कोई फिक्स है, बट हम कंडक्टर अगर चेंज कर देंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो लेंथ को एक बार अलग रखें, एरिया भी आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी हमने अलग रख लिया। इसके बाद में हमारे पास क्या बचा, m/ne² tau। इसमें से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज नहीं होगा, आप चाहे कंडक्टर चेंज करें या कोई भी फैक्टर चेंज करें, मास चेंज नहीं होगा। कंडक्टर जो है, कंडक्टर्स का नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होता है, ये ना टेम्परेचर से चेंज होगा और भी कोई भी फैक्टर से चेंज नहीं होगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी फिक्स रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम फिक्स रहेगा एक फिक्स टेम्परेचर के लिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। यानी हमारे पास एक्चुअल में तो 3 फैक्टर हैं जो चेंज हो रहे हैं, पर अगर हम टेम्परेचर को फिक्स कर दें टेम्परेचर को, तो इस फैक्टर को हम एक बार अंदर ले लेते हैं। तो फॉर ए फिक्स टेम्परेचर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, जो अभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली क्या है, रो, एंड रो इज m/ne² tau, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल पर डिपेंड करती है, बट लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। अगर हम कोई कंडक्टर है, सपोज ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की आप लेंथ बढ़ा देंगे, लेंथ डबल करें या कुछ भी करें, तो इससे रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। एरिया भी आप कम ज़्यादा करेंगे तो भी रेजिस्टिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ता।
टेम्परेचर से ये इफेक्ट होगा। देखिए मास, नंबर, डेंसिटी और चार्ज ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ टेम्परेचर वाला एक फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को चेंज कर सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर है वो है लेंथ। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी अगर हम रेजिस्टेंस लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, अगर हम लेंथ को आधा करेंगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हम एरिया को डबल कर देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा, नया रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। अगर आप एरिया को आधा कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा फैक्टर है। ये दो फैक्टर हो गए। और तीसरा फैक्टर हमारे पास आ गया टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहे हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो टाउ जो है वो है रिलैक्सेशन टाइम। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम है कि दो इलेक्ट्रॉन के दो कोलिजन के बीच का टाइम, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जितना टाइम लग रहा है उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है टेम्परेचर बढ़ाने से फास्ट मूव करेंगे तो वो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे। जल्दी टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। और रेजिस्टिविटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली उल्टा प्रोपोर्शनल है। तो रेजिस्टिविटी जो है, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिलैक्सेशन टाइम के, और रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया है तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला लेंथ, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा है एरिया, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। और तीसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे हम। डायरेक्टली क्यों नहीं कहेंगे कि ये कितना बढ़ेगा, ये एक अनदर इक्वेशन पर डिपेंड करता है। और उस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँ तो वो क्या रहेगी हमारे पास, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। यानी अगर हमें ये पता लगाना है कि नया रेजिस्टेंस कितना होगा तो वो होगा R2 के बराबर। R1 है पहला रेजिस्टेंस, T1 है पहला टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर, T2 है बाद का टेम्परेचर। तो आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया, T2 माइनस T1 के बराबर, तो रेजिस्टेंस में जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R2 के बराबर हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली या इनवर्सली नहीं कह सकते हम। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जो है वो रेजिस्टेंस को चेक करें। तो तीन फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है लेंथ, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा है एरिया, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, बट उसे डायरेक्टली नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सेम रेशो में नहीं बढ़ता, ये डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया है। तो ये इक्वेशन हमारे पास है जो कि तीसरे फैक्टर को डिसाइड करती है। इसी के साथ हम चलते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। मैं भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसा कि आप रेजिस्टिविटी के फार्मूले से देख रहे हैं, रेजिस्टिविटी का फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। इट मींस रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और रेजिस्टिविटी का फार्मूला भी कुछ इसी प्रकार है, ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस एल्फा T2 माइनस T1। सेम, लगभग सेम फार्मूला है दोनों का। बात करते हैं कि यहाँ पर एल्फा क्या है। एल्फा है हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, जिसे हम समटाइम्स थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। एल्फा की जो वैल्यूज हैं वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको टेबल भी मिल जाएगी, जहाँ से आप अलग अलग मटेरियल जैसे कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर आप गोल्ड लेंगे, सिल्वर है, प्लेटिनम है, आयरन है वगैरह वगैरह, तो उनका जो एल्फा की वैल्यूज़ है आप देखेंगे वो हाई वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और अगर आप सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो उसकी भी हम उस तरीके से भी एक फैक्टर की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि एल्फा जो है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है। एल्फा जो है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है। मैं इसे यहाँ से थोड़ा स्पेस खाली कर देता हूँ। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है वो भी आप कर लें। देखिए R2 इज इक्वल टू
इस R1 को अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से R1 इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R1 अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से अल्फा निकालें तो ये आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है कंडक्टर्स के लिए, और कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और हमने T2 को T1 से ग्रेटर ले लिया, यानी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है मटेरियल का, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, क्योंकि T2 जो T1 से ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका पॉजिटिव होना जरूरी है, ऊपर के फैक्टर ये पॉजिटिव होगा तभी तो टोटल आंसर पॉजिटिव में रहेगा, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब R2 जो है वो R1 से ज़्यादा हो जाए। ये फैक्टर पॉजिटिव तभी होगा जब R2 जो है वो R1 से ज़्यादा हो जाए। इट मीन्स अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम T2 को T1 से ज़्यादा ले रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली आप रेजिस्टिविटी का भी केस देख सकते हैं, R2 माइनस इसकी जगह आ जाएगा ρ2 माइनस ρ1, आ जाएगा ρ1। तो अल्फा पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ेंगे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और सेमीकंडक्टर्स के केस में ये नेगेटिव होता है, तो सेमीकंडक्टर्स में जब नेगेटिव होगा तो हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस है R2 वो कम हो जाएगा R1 से, इसी प्रकार रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगा। यानी जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ध्यान देना है आपने, जब हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की बात करते हैं तब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स का उल्टा बिहेव करेंगे, यानी कंडक्टर्स में वो बढ़ते हैं और सेमीकंडक्टर्स में वो कम होंगे। तो चलिए आज का ये जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने पिछले दो टॉपिक्स की हेल्प से ओम्स लॉ को डिराइव किया सिंपल फॉर्म, उसके बाद में हमने इसे वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया। दोनों को डिराइव करने के बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर। उसके बाद में हम रेजिस्टिविटी पर पहुंचे रो, और ये भी देखा कि रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ, रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता। कंडक्टर का लेंथ और एरिया आप डबल करें, ट्रिपल करें, बढ़ाएं, घटाएं, उससे रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं हो। एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर देना चाहता हूँ, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास होता है ओम, वोल्ट बाय एम्पियर। पी से हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका ऐसा यूनिट वोल्ट, यहाँ एम्पियर, तो वोल्ट बाय एम्पियर इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम। और रेजिस्टिविटी जो है, हम यहाँ से इसको अगर हम रेजिस्टिविटी बोल रहे हैं तो R इज इक्वल टू है हमारे पास रो L बाई ए। तो रो यानी रेजिस्टिविटी हो जाएगा R A बाई L। यूनिट अगर हम निकालें तो रेजिस्टेंस के लिए ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो ये कैंसिल, तो ओम मीटर जो है वो ऐसा यूनिट है रेजिस्टिविटी का। तो एक बार फिर से ध्यान दें कि रेजिस्टिविटी का जो ऐसा यूनिट है वो है ओम मीटर। तो आज के इस एक टॉपिक में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। पिछले कुछ दिनों से जो मेरी वीडियोस हैं वो किसी कारण से अवेलेबल नहीं हो पाई थी, और एक दो वीडियोस ही मैं और डालूंगा। तो पिछले साल की मेरी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो क्लास में टीचिंग करते हुए बनाई हुई हैं, वो वीडियो स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप्स के माध्यम से या किसी भी तरीके से ऑनलाइन वो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो दो वीडियोज़ के बाद में आप जो पहले का जो कंटेंट है उसके साथ जुड़ जाएंगे। प्रीवियस कंटेंट देखने के लिए आपके ये जो एक दो वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल होंगे। तो क्लास +2 के जो बच्चे अपने अपकमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स जो कि 2020-21 सेशन के लिए होंगे, उनके लिए आप अभी से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, रूटीन में लेक्चर्स को देखें, और अगर बाई चांस आपको किसी दिन कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिल पाता है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखकर अपने कंटेंट को रिवाइज करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।